हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमोटॉनिक्स, केमिस्ट्री का टॉनिक। माई सेल्फ विकास पोरवाल। बच्चों, आज हम लोगों को सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा था और सॉलिड स्टेट का डिटेल देखा था कि वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड, असली सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो वो लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा, तब हम लोग इस लेक्चर पर आएंगे। राइट बेटा? अच्छा, देखते बेटा। तो आज हम लोगों को लेक्चर नंबर 2 देखना है। बेटा, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर भी थ्योरेटिकल लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं। जो कंपटीशन के स्टूडेंट देख रहे हैं वो सिर्फ देखें, समझें, कुछ नया मिले तो भले नोट कर लें, लेकिन जो हमारे 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इस रफली चीज को भी कॉपी पर नोट करेंगे। राइट? तो सॉलिड स्टेट, लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताने जा रहा हूं। सुनना बेटा, मैं बच्चों बात करने जा रहा हूं आज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको आप लोग सीपी लिखते थे। आल्दो आप लोगों को मालूम है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आपने लेक्चर 1 में देखा था। इट इज एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। आज मैं आपको थोड़ा और इसमें सिखाने जा रहा हूं, आराम से बिल्कुल देखेंगे। जब बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैंने ब्रॉडली 2 भागों में क्लासिफाई किया है। एक बेटा एटम और एक बेटा कंपाउंड। तो समझिएगा मेरी बात। एटम क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जो अकेला हो। कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, जो अकेला हो। जैसे तुम लोग अभी अकेले हो, शादी नहीं हुई, अकेले हो, तो एटम बिल्कुल तुम लोगों के जैसा होता है, अकेला होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा H, अब ये देखो बेटा अकेले लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन का एटम है। मैंने लिखा N, अकेले लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का एटम है। मैंने लिखा C, अकेले लिखा हुआ है, कार्बन का एटम है। मैंने बोला Ca, अकेला है। तुम लोग सोच रहे होगे अकेला कहां है, एक C है, एक A। नहीं बेटा, ये दोनों मिलकर एक पार्टिकल है। Ca एक पार्टिकल है, कैल्शियम का एटम। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि 2 लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे Fe, आयरन का एटम, अकेला है, इसके सिंबल में 2 लेटर्स आते हैं, वो अलग बात है, अदरवाइज ये अकेला है। तो जो भी चीज अकेली लिखी होगी हम लोग उसे कहते हैं एटम। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, Cl, अकेला है, क्लोरीन का एटम है। ब्रोमीन, Br, अकेला है, ब्रोमीन का एटम है। Zn, जिंक, अकेला है, जिंक का एटम है। तो एटम को पहचानना बहुत ही आसान होता है। जब किसी स्पीशीज को हम अकेला लिखते हैं तो उसे हम लोग एटम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंगल लेटर्स भी लिए जाते हैं और डबल लेटर्स भी लिए जाते हैं। जैसे ब्रोमीन के रिप्रेजेंटेशन में B और R दोनों लिए जाते हैं। ओके, तो ये सब बेटा क्या हो गया, एटम हो गया। दूसरा बेटा होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ग्रुप ऑफ एटम्स। जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो आप बेटा उसे बोलना कंपाउंड। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने बोला जब तक ये C अकेला था तब तक ये एटम था। मैंने C और O दोनों को मिलाकर लिख दिया तो ये CO2 का एक कंपाउंड बन गया। बहुत सारे एटम्स है ना, जैसे P4, बहुत सारे एटम से कंपाउंड्स बन गए। जैसे H जब तक अकेला है तब तक एटम है,
O जब तक अकेला है तब तक एटम है, मैंने लिख दिया H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। जैसे Na एटम है, Cl एटम है, लेकिन दोनों को जोड़कर मैंने NaCl लिख दिया, तो ये कंपाउंड बन गया। जैसे CaCO3 क्या बन गया? कंपाउंड, एंड सो ऑन। तो अगर कोई चीज अकेली लिखी हुई है तो वो एटम है, और जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड। ठीक, अब सुनना मेरी बात बेटा, ये जो बेटा कंपाउंड है, इनको भी हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड या तो मॉलिक्यूलर होंगे या फिर बच्चों ये कंपाउंड आयनिक होंगे। बहुत ही बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये समझ में आएगा कि पेशेंस, धैर्य रखिए और आराम से देखिएगा समझते हुए। कंपाउंड भी हमने 2 प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है, मॉलिक्यूलर और आयनिक। अब देखना बेटा, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूलर है या आयनिक है? हाँ, कैसे पहचाने? सुनना, अगर किसी कंपाउंड को खोलने पर, अगर किसी कंपाउंड को खोलने पर उसके एटम अभी भी जुड़े रहें तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर, और अगर उसको खोलने पर वो 2 भागों में टूट जाए तो वो कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। राइट? एक बार बेटा जरा मैं लगा लूं। जैसे आप कंटिन्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कंटिन्यू लिखिएगा। जैसे बेटा देखना, मैंने क्या किया, मैंने CO2 को खोला। मैंने जब CO2 को खोला तो मैंने क्या देखा, CO2 के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये CO2 किस कैटेगरी में आ गया? मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ गया। अगर किसी कंपाउंड को खोलने पर उनके एटम अभी भी जुड़े हों विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम उस कंपाउंड को मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखेंगे। मेरे ख्याल से आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मालूम होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जब 2 एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने शेयरिंग कर ली तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लीजिए, दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। या मान लीजिए ए है, बी है, इन्होंने क्या किया, अपने 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया तो इनके बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ध्यान रखिएगा, ये सारा पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का है, फिर भी देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा बेटा, एक बात जो मैंने इतना बताया है तो मैं और बता दूं, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज 1 सिग्मा 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। राइट? तो आप देखो बेटा, हमने किसी कंपाउंड को ओपन किया, ओपन करने के बाद भी उसके एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहे तो वो किस कैटेगरी में आ गया? वो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ गया। और चलते हैं, मैंने वाटर को ओपन किया, आप इसकी कॉन्टिन्यूअस लिखिएगा आप लोग, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? देखिए मैंने क्या किया, मैंने वाटर को ओपन किया। जैसे ही मैंने वाटर को ओपन किया मैंने क्या देखा कि वाटर के अंदर जो एटम्स हैं वो अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो वाटर किस कैटेगरी में आ गया? मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ गया। राइट? मैंने P4 को छुआ, जैसे मैंने P4 को खोला मैंने क्या देखा, ये जो P4 होता है, स्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर मत डालिएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है।
ये P4 जो होता है, जब मैंने खोला तो सारे फास्फोरस आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी कंपाउंड को खोलने पर उसके एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहें तो समझ जाना वो कंपाउंड मॉलिक्यूल की कैटेगरी में है। ध्यान रखिए, इन स्ट्रक्चर पर आपको जोर नहीं देना है, ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, 11th एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको बहुत जल्द केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब बेटा मैंने NaCl को खोला। जैसे मैंने NaCl को खोला तो मैंने क्या देखा, इसके दोनों पार्टिकल अलग अलग हो गए, Na+Cl-। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आ गया। मैंने CaCO3 को खोला तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैंने इसको ओपन किया ये कैटायंस और एनायंस में टूट गया, इसके पार्टिकल अलग अलग हो गए, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ गया, आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर मान लीजिए हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं आता है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कोवेलेंट कब होगा, आयनिक कब होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर आपको फर्स्ट ए ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट या एटम्स दिखाई पड़ जाएं तो वो कंपाउंड बच्चों हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है। तो मैं चाहूंगा जहां पे आयनिक कंपाउंड लिखा है उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बच्चों दो ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट है और एक बच्चों होता है सेकंड। तो अगर किसी कंपाउंड में एस ब्लॉक का एलिमेंट आपको दिखाई पड़ जाए तो गारंटी है बेटा कि वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ही होगा। अब फिर से सवाल उठा, सर हम लोगों को तो फर्स्ट और सेकेंड भी नहीं मालूम है। चलो मैं बता देता हूं, तो रब करना पड़ेगा बेटा मुझको, ठीक है। फर्स्ट के बड़े कंपाउंड होते हैं, ट्रिक है, लीना करे रब से फरियाद। लीना करे रब से फरियाद। बच्चों ये सब आप लोग पढ़ोगे हमसे पीरियोडिक टेबल में, ये 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 11th एनसीईआरटी का पढ़ा दे रहा हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, आपको इसके कंपाउंड नहीं मिलेंगे। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। इसके बच्चे लर्निंग ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल बता दिया, अगर कोई अकेला है तो वो एटम है, बहुत सारे एटम जुड़ गए तो कंपाउंड बन गया। अब कंपाउंड को आपने खोला, खोलने के बाद भी वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो मॉलिक्यूलर है, और खोलने के बाद वो अपने आयनों में टूट गए तो आयनिक है। सर हम कैसे जानेंगे कोवेलेंट है या आयनिक है? तो उसका भी मैंने तरीका बताया। अगर एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई पड़ जाए तो आंख बंद करके बच्चों लगा देना कि वो आयनिक होगा। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। जैसे देखते हैं आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने मान लीजिए आपको दिया P4O10, बताइए ये क्या होगा? बहुत सारे एटम हैं, कंपाउंड होगा। अब कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा? क्या फर्स्ट ही दिखाई पड़ रहा है? नहीं। क्या सेकंड ही दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर होगा।
ठीक, मैंने आपको दे दिया CO2। बहुत सारे एटम है, पक्की बात है कंपाउंड होगा। कंपाउंड में मॉलिक्यूल होगा या आयनिक होगा? ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर होगा, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको दे दिया SO3, जल्दी से बोलो, मॉलिक्यूलर होगा। मैंने आपको दे दिया S8, जल्दी बताओ, बहुत सारे एटम्स हैं मतलब कंपाउंड होगा। फर्स्ट या सेकंड नहीं है मतलब मॉलिक्यूलर होगा। राइट बेटा। मैंने बच्चों आपको ये दे दिया यूरिया, NH2CO NH2, यूरिया। बहुत सारे एटम्स हैं, कंपाउंड होगा। फर्स्ट या सेकंड ही दिखाई नहीं पड़ रहा मतलब मॉलिक्यूलर होगा। मैंने बच्चों आपको दिया KNO3। ओहो, जैसे ही देखा बहुत सारे एटम्स हैं, कंपाउंड होगा, फर्स्ट ग्रुप दिखाई पड़ गया, आयनिक होगा। मैंने आपको दिया बच्चों BaCl2, बहुत सारे एटम्स हैं, कंपाउंड होगा, सेकेंड ग्रुप दिखाई पड़ गया, सेकेंड ग्रुप दिखाई पड़ गया, आयनिक होगा। राइट बेटा। और देख लीजिए, मैंने आपको दे दिया Rb2SO4, बहुत सारे एटम है, कंपाउंड होगा, फर्स्ट ग्रुप दिखाई पड़ गया, कौन सा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। मैंने आपको दिया AU, बताओ ये क्या होगा? भैया अकेला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अकेला कहां है, दो है, एक A है एक U है। नहीं बेटा, ये गोल्ड का सिंबल होता है, ये अकेला ही माना जाएगा। और अगर अकेला है तो ये क्या होगा? एटम होगा। मैंने बेटा लिख दिया, मान लो PT, एटम है, प्लेटिनम का एटम है, ये भी क्या माना जाएगा? एटम माना जाएगा। मैंने बेटा लिख दिया Ca, अकेला है, कैल्शियम का एटम माना जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों, मॉलिक्यूल या आयनिक शब्द तब आएगा जब वो कंपाउंड की फॉर्म में हो, जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़े। ठीक है, आई होप आपको छोटा सा डिस्कशन, बहुत छोटी सी बात क्लियर हुई। एटम कब बोलेंगे, मॉलिक्यूल कब बोलेंगे और आयनिक सॉलिड कब बोलेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में लिख लीजिएगा। अच्छा, तो पहली बेसिक बात मैंने आपको क्लियर करी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी मैं रफली आपको पढ़ा रहा हूं, अभी विधिवत आपको थ्योरी दिखाई पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब दूसरी जो मैं रफली बात आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा टच है इसमें, मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए बिना केमिकल बॉन्डिंग के। तो आओ जरा दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं इसको हटाना चाहूंगा। ओके, अब बेटा हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। पहला पॉइंट हो गया बेसिक बात। अब दूसरी बच्चों बेसिक बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझना जरा मेरी बात। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोगों ने समझा, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, पहचानना भी मैंने सिखाया आपको। अब दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों हमारे पास मेनली दो प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा बेटा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बच्चों क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, वो तो अभी मैंने चालू ही नहीं किया है। मैं तो अभी आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, जो केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ठीक, आराम से देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा, ये काम करता है बिटवीन अपोजिट आयंस। किसके बीच में काम करता है? बिटवीन अपोजिट आयन। जैसे मान लो
एक कोई प्लस पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कोई निगेटिव चार्ज है जो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो बहुत दूर भी ना हो जाए, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इन अपोजिट चार्जों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मान लो आपके पास NaCl है। अब NaCl में आपको मालूम है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये आयनिक कंपाउंड होगा, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। मान लीजिए मैं आपको दे दूं CaCO3, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट आ गया, ये कंपाउंड आयनिक होगा, एक पॉजिटिव कैटायन होगा, एक निगेटिव एनायन होगा और इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो पहला फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिट आयन के बीच में लगता है। अच्छा भाई, दूसरा बेटा क्या है? दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेटा ये क्या होता है, अभी आपने पहले पॉइंट में देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तूने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमारे बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तूने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, हमारे बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तूने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, हमारे बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, उससे पहले एक बात और सुन लो। जानते हो बेटा, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट जब भी होते हैं वहां पर आयनिक बॉन्ड होता है, प्लस और माइनस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वैसे बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में एक ब्लॉक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट यूजली जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड, पी ब्लॉक के एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा भाई, जैसे एस ब्लॉक में बच्चों 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। वैसे पी ब्लॉक में स्टूडेंट 6 ग्रुप होते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0 ग्रुप। ओके, आप देखें बेटा हर ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट ए में क्या थे, लीना करे रब से फरियाद, बहुत सारे एलिमेंट थे। यहां पर भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। मैं अभी आपको कोई पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं पहले एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं। थर्ड ए का पहला एलिमेंट है बोरॉन, फोर्थ ए का है कार्बन, फिफ्थ ए का नाइट्रोजन, सिक्स्थ ए का ऑक्सीजन, सेवेंथ ए का फ्लोरीन और 0 ग्रुप का होता है नियन। अच्छा, हर एलिमेंट का बच्चों अपना एटॉमिक नंबर होता है, 9 10 से आपको मालूम है। बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियन का 10। अच्छा बेटा, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नहीं मालूम है तो 2-3 लेक्चर के बाद मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और उससे देख लेना, ठीक है। जैसे इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर इन 5 इलेक्ट्रॉनों का हम कन्फिग्रेशन लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? 2,3। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7 और इसका हो जाएगा 2,8। सर ये आपने कैसे कर दिया? अगेन बेटा वही बात है, वैसे तो ये 9 10th में आपने पढ़ा होगा,
11 भी पढ़ चुके हो, आपने उसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6। नहीं पढ़ा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर मेरा आएगा, तो उसमें देखेंगे। ठीक, अब सुनना बेटा, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में है और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में है। अगर थोड़ा सा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का टच आपको दूं तो बोरॉन की बात करें तो बीच में होगा न्यूक्लियस, ये पहली सेल और ये दूसरी सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 1 2 3। उसी प्रकार से मान लीजिए मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, तो ये तो होगा फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये होगी पहली सेल, ये होगी दूसरी सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरी सेल में कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने बनाया है बोरॉन का और ये मैंने बनाया है फ्लोरीन का। ठीक, अब बेटा सुनना मेरी बात। अब जानते हैं बेटा, किसी भी एटम के बाहर वाली सेल में, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अर्थात अगर मैं बात करूं कि बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, तो इन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये these outermost electron are called valence electron। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा है कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर वही है जो उसका ग्रुप नंबर है। बोरॉन का ग्रुप नंबर है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 3। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। फ्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। नियन 0 ग्रुप का मेंबर है और 0 ग्रुप का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेनली बाय पी ब्लॉक एलिमेंट। इनके वैलेंस सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना इनका ग्रुप नंबर होता है। ठीक, अब सुनना बेटा, सवाल एक ये उठ रहा था कि ये लोग शेयरिंग क्यों करते हैं। एक्चुअली बेटा, पी ब्लॉक का हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये 0 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएं। मतलब ये सारे एलिमेंट चाहते हैं कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या इनके डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसीलिए ये एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। ऐसा करने के लिए ही ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आप कहेंगे बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई आपसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप कहेंगे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कोई आपसे पूछे ये शेयरिंग क्यों करते हैं, तो आप आंसर देंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 के बराबर करने के लिए या वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 के बराबर करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि यहां लिख दे रहा हूं बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी के नीचे लिख दे रहा हूं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट। या तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, बोरॉन के पहले जितने भी छोटे छोटे एटम्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर जो है 5 से कम होता है, यूजुअली वो डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं।
जैसे अगर मैं आपको बताऊं डुप्लेट कौन कौन पूरा करता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बस ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को 2 के बराबर करना चाहते हैं, डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। बकाया जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में वो अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को अचीव करते हैं। क्लियर? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आइए एक दो एग्जाम्पल देखें। आप बिल्कुल ऐसे लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, इसी के नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जैसा कि मेरी क्लास का नाम ही है बेसिक लेक्चर्स है ये सब। देखना बेटा, जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करूं। अब कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ध्यान रखो बच्चों, हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से मतलब होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखना 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं? 4। तो जितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन क्या करेगा? अपने इस एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन से करेगा, इसकी शेयरिंग किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन से करेगा, इसकी शेयरिंग किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन से करेगा, और इसकी शेयरिंग भी किसी से करेगा। और इस प्रकार से देखो कार्बन ने अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया। 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। राइट? तो किसी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है? जैसे देखो बेटा, नाइट्रोजन है मान लो। अब नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, क्योंकि ये 5th ग्रुप का है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मान लो W के साथ कर ली, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मान लो X के साथ कर ली, और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मान लो Z के साथ कर ली। तो इस प्रकार से देखो नाइट्रोजन ने अपने ऑक्टेट को पूरा किया। 2, 2 4, 2 6 और 2 8। मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग लोन पेयर कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो मान लो ऑक्सीजन, मैं बात करता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, क्योंकि ये किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का। कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका एक शेयरिंग कर लिया इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका शेयरिंग कर लिया दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर हुआ और आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ। मैंने बहुत ही ब्रीफ में कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, शेयरिंग कैसे होती है बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये बताया, और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। डुप्लेट पूरा कौन करता है? शुरू के 4 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बाकी सब क्या पूरा करना चाहते हैं? ऑक्टेट को। ठीक, अच्छा बेटा अब सुनना। 2 प्रकार के फोर्स की बात बच्चों। एक फोर्स और होता है जिसे हम लोग कहते हैं वीक वॉन डर वॉल्फ फोर्स, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। हटाते हैं इसको। ठीक है? एक बच्चों फोर्स और होता है जो बहुत ही कमजोर होता है, वीक वॉन डर वॉल्फ फोर्स। बहुत ही कमजोर फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? ये किसके बीच में लगता है? तो मैंने एक फंडा बना रखा है। ये उन लोगों के
बीच में लगेगा जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। मेरे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा। मतलब जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। और देखते बेटा, मान लो मैंने आपको कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है? Cl2। अब देख रहे बेटा, Cl2 का मतलब 2 Cl है। आपको मालूम है क्लोरीन 7th ग्रुप का है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की कमी है तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके एक इलेक्ट्रॉन से कर लेगा। 7 में से एक का शेयरिंग हो गया, बचे कितने? 6। 7 में से एक का शेयरिंग हो गया, बचे कितने? 6। आप ध्यान से देखिए, जो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। मतलब अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो चूंकि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? वॉन डर वॉल फोर्स। कौन सा फोर्स? वॉन डर वॉल फोर्स। यस, वॉन डर वॉल फोर्स उन दो लोगों के बीच में लगता है जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आप जानते हैं बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और जिनके डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डर वॉल फोर्स लगता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। बच्चों, डिस्क्रीट का मतलब होता है, अगर हम देहाती भाषा में बताएं तो बेगाना। बेगाना समझते हो? अबे बेगाना का मतलब जिसको दुनिया में किसी से कोई मतलब ही नहीं, जो अपने में ही रमा हुआ है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे बेगाना कहते हैं। अब ध्यान दो बेटा, इस मॉलिक्यूल जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, इसमें ना इसको दुनिया से मतलब ना इसको दुनिया से मतलब, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये अकेले एग्जिस्ट करेगा। और अकेले एग्जिस्ट करने का मतलब है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो जब जब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल पिक्चर में आते हैं, जिनमें सभी लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके बीच में लगते हैं वॉन डर वॉल फोर्स। राइट, और देखते हैं एग्जांपल बेटा। शुरुआत करी अभी तो मैंने, जैसे मान लो मैं बात करूं CO2 मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। मान लो बच्चों मैं बात करूं कि बताओ CO2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? देखना, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन। कार्बन 4th ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इससे। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने साझा कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचा। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने साझा कर लिया, तो 4 बचे, और इसके पास भी 4 बचे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस CO2 मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, सभी का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 2 CO2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप डंके की चोट पर कहोगे वॉन डर वॉल फोर्स लगेगा।
यहां पर भी सबका ऑक्टेट पूरा है, यहां पर भी सबका ऑक्टेट पूरा है। ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अकेले पाया जाएगा। ये भी एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल फोर्स। क्या बच्चों मेरी बात को पकड़ पा रहे? तो वैन डर वाल फोर्स उनके बीच में लगता है जो फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, राइट। और देखते हैं, मान लो कोई आपसे पूछे कि बताओ CH4 के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फिर देखो C और 4H है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये डुप्लेट पूरा करता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम डुप्लेट पूरा करते हैं, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा और कार्बन को 4 बनाने, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इधर शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर। चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए हैं और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है। सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो अगर आपको बताना हो कि 2 मीथेन मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो डंके की चोट पर हम बोलेंगे कि भाई वैन डर वाल फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों डिस्क्रीट मॉलिक्यूल हैं, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे। यस बच्चों, वैन डर वाल फोर्स लगेगा। ठीक, और देखो बेटा, और देखो, एक और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला P4 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल होगा, पॉइंट नंबर 1 क्लियर था ना सबको? अब देखना, फास्फोरस जस्ट लाइक टू नाइट्रोजन, जस्ट उसके नीचे होता है बच्चों, ठीक है। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 की कमी, 3 बॉन्ड बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया तो था आपको, स्ट्रक्चर पे ज्यादा गौर मत करिएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। बस अब ये फील करिए कि फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो हर फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब सारे एटम संतुष्ट हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा? डिस्क्रीट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, बताइए P4 के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये रहे P4 के मॉलिक्यूल, तो बताइए इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल फोर्स। ओके बेटा, मेरे मन में एक एग्जांपल और आ रहा है। मान लीजिए मैं बात करूं आर्गन। बच्चों आर्गन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस 0 ग्रुप की होती है, जैसे नियन मैंने लिखवाया था। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। इनका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है, मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल फोर्स। ये आर्गन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट था, बट आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा एक बार बच्चों और, इनर्ट गैसें अकेली होती हैं और अकेले वालों को हम क्या कहते हैं? एटम। चूंकि बेटा ये सबके सब गैस होते हैं और इनमें वैन डर वाल फोर्स लगता है क्योंकि ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए इनको हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, इनर्ट गैस मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। क्योंकि होने क्या चाहिए? एटम। क्यों? क्योंकि अकेला है
मॉलिक्यूल तो उसे बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, लेकिन चूंकि ये किसी से कंबाइन करते नहीं है, इनका ऑक्टेट पूरा होता है और इनके बीच में वॉन्डर वॉल फोर्स लगता है, तो इनको मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, चल ओके राइट। आइए, दो बेसिक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, जो कंपटीशन के स्टूडेंट देख रहे हैं वो देखें समझें बस, लेकिन जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं 12th वाले वो विधिवत नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए हटाते हैं। पहला पॉइंट था बच्चों टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैंने आपको समझाया एटम, कंपाउंड, कंपाउंड में मॉलिक्यूल होगा या फिर आयंस होंगे। इसके बाद मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको समझाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड और वॉन डेर वाल फोर्स। तीसरी बेसिक बात मैं बता दूं आपको, दैट इज अबाउट कंडक्शन। सुनना बेटा, कंडक्शन, देखो बेटा कंडक्शन का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट, और करंट के फ्लो का मतलब होता है बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब प्लस या माइनस। जब चार्ज फ्लो करता है मतलब करंट फ्लो करती है, तो हम उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि कंडक्शन के लिए हमारे पास दो में से कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए, या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और या फिर हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज है, आयंस पर भी चार्ज होता है प्लस या माइनस। तो चार्ज जब फ्लो करेगा मतलब करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो हम उसे कहेंगे कंडक्टर। ओके, ये बच्चों तीसरा पॉइंट, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो पिछले 40 से 45 मिनट मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया ही नहीं, मैंने 11 एनसीईआरटी का केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए चलते हैं। देखो आराम से बिल्कुल पढ़िएगा, ये बोर्ड के बच्चों के लिए है और कंपटीशन के बच्चे भी इसको देखेंगे और अपने बेसिक क्लियर करेंगे। देखो बेटा, सॉलिड स्टेट लेक्चर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। उस बिहाफ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक सॉलिड। सुना बेटा, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आई होप आप समझ गए होंगे, फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जब भी आते हैं वहां पे आयंस होते हैं, और जहां पर आयंस होते हैं हम उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। यस, NaCl, Na+Cl-। जानते बेटा, NaCl के टुकड़े को जब आप माइक्रोस्कोप लगाकर देखोगे तो आप पाओगे कि जगह जगह पर ये आयंस रखे हुए, Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-। तो जो जगह जगह पर आयंस रखे हुए हैं, इसलिए इस सॉलिड का नाम पड़ गया आयनिक सॉलिड। CF2, ओहो सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, ये साला आयनिक होगा। हाँ, कैल्शियम पे +2, फ्लोराइड पे -। तो चूंकि इस सॉलिड में जगह जगह पर ये आयंस रखे हुए हैं, इसीलिए इस सॉलिड का नाम पड़ गया आयनिक सॉलिड। तो जब जब आपको फर्स्ट या सेकेंड के एलिमेंट कहीं पर दिखाई पड़ते हैं मतलब वहां पर आयंस होते हैं, और जहां पर आयंस होते हैं हम ऐसे सॉलिड को आयनिक सॉलिड कहते हैं। जिंक सल्फाइड, जानते हो बच्चों, डी ब्लॉक में आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं। इसलिए जैसे जिंक सल्फाइड है, ये आयन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस सॉलिड का नाम क्या पड़ गया,
आयनिक सॉलिड। एस ब्लॉक तो पूरा का पूरा आयनिक ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डी ब्लॉक जब डिटेल में आप पढ़ेंगे भविष्य में तो समझ जाएंगे कोवेलेंट कौन होता है और आयनिक कौन होता है। ठीक है, अच्छा बताओ क्या समझे, बताओ। अगर तुमने जिंक सल्फाइड के सॉलिड को माइक्रोस्कोप लगाकर देखा तो तुम्हें जगह जगह पर क्या दिखाई पड़ेगा? जिंक +2 S-2, जिंक +2 S-2, जिंक +2 S-2। तो जगह जगह पर क्या रखे दिखाई पड़ रहे हैं? आयन से। तो इस सॉलिड का नाम क्या पड़ गया? आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट, फोर्स। अपोजिट आयन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब समझ में आया बेसिक पॉइंट क्यों पढ़ाया था? सुना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसीलिए ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। नमक का कभी वो देखा आपने टुकड़ा? आपके घर में तो पिसा हुआ नमक आता है, टाटा सॉल्ट, इसमें आयोडीन है। आप पुराने जमाने में देखें तो घरों में नमक के इतने बड़े बड़े टुकड़े आते थे जिनको मम्मी लोग कूटती थी, पीसती थी। तो नमक जो होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, आप इसे दबा नहीं पाएंगे। ब्रिटिल, हाँ ये नया चीज आ गया। ब्रिटिल बच्चों हम उन सॉलिड को कहते हैं जिनमें अगर हथौड़ा मारा जाए, जिनको अगर कूटा जाए तो वो फैलने के बजाय टूट जाए। क्या जाए? टूट जाए। ऐसे सॉलिड कहलाते हैं ब्रिटिल। हथौड़ा मारने पर टूट जाए। नमक को लो, नमक का टुकड़ा लो, ऐसे पीटो तो चूरा चूरा हो जाता है, बिखर जाता है, मतलब नमक इज ए ब्रिटिल। वहीं पे तुम लोहे का टुकड़ा लो, सॉलिड तो वो भी होता है, उसमें हथौड़ा मारो, वो टूटता नहीं है, वो फैल जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं बोलो? मैलिएबिलिटी। तो आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, ठोस होते हैं बहुत ही, और हथौड़ा मारने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ आयनिक सॉलिड। कंडक्शन, गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। हाँ सुनो जरा बेटा, एक छोटी सी बात यहां पे बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो ये नमक है, जाहिर सी बात है सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा, इसके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन के कारण दोनों में से कोई भी आयन फ्री नहीं होता है, दोनों आयन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसीलिए बच्चों सॉलिड फेज में दिस इज बैड कंडक्टर इवन इंसुलेटर। इंसुलेटर, जब कोई आयन फ्री नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर। अब सुनो बेटा, हमने क्या किया, इस नमक को पानी में घोला, पानी मतलब एक्वस। देखिए बेटा, एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हर सॉल्वेंट का एक कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बेटा बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे पानी का होता है 80। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वो अपोजिंग फोर्स होता है जो आयनों के बीच में लगने वाले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसल कर देता है। हां, जब तक नमक सॉलिड फेज में है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये इंसुलेटर होगा, करंट का फ्लो नहीं करेगा। जैसे इसको पानी में डालोगे, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काट देगा और ये दोनों आयंस बच्चों फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों आयन फ्री हुए, ये तुरंत हो जाएगा गुड कंडक्टर। अगर कोई आपसे पूछे
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आप जवाब देंगे वो फोर्स जो कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है, उस फोर्स को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो सॉलिड फेज में आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, कोई भी आयन फ्री नहीं होता, लेकिन एक्वस फेज में आयन फ्री हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट मैंने लेक्चर 1 में ही बताया था, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है, जैसे बर्फ जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में बदलती है, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। आयनिक सॉलिड को पिघलाने के लिए बहुत गर्म करना पड़ता है बच्चों। नमक जो होता है, नमक, इसको अगर तुम पिघलाना चाहते हो तो 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है। सोचो, 100 डिग्री पे पानी उड़ जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा टेम्परेचर हो गया। इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट बेटा, तो पहला आयनिक सॉलिड आप लोगों ने पढ़ा, दैट इज आयनिक सॉलिड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, हार्ड होंगे, ब्रिटिल होंगे, सॉलिड फेज में होंगे इंसुलेटर, एक्वस फेज में होंगे गुड कंडक्टर। राइट, दूसरा बच्चों सॉलिड होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है ये, सुनिए, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। मैंने अभी अभी बताया, डिस्क्रीट का मतलब बेगाना, जिनमें सभी लोगों का ऑक्टेट क्या होगा, पूरा होगा, जिनको दूसरे से कोई मतलब नहीं, और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एसिड, बहुत सारे एटम जुड़े हैं, कंपाउंड होगा। अब कंपाउंड में मॉलिक्यूल या आयनिक फर्स्ट या सेकंड है तो नहीं है, तो मॉलिक्यूल होगा। जानते हो बच्चों, जब इस S8 के सॉलिड को आप ऐसे देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो हर जगह पर S8 का एक मॉलिक्यूल, S8 का दूसरा मॉलिक्यूल, S8 का तीसरा मॉलिक्यूल, S8 का चौथा मॉलिक्यूल। कहने का मतलब हर जगह पर तुम्हें क्या रखा मिल रहा है, मॉलिक्यूल रखा मिल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स, वॉन्डर वॉल फोर्स। इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे देखो, मान लो तुमने देखा आयोडीन, मॉलिक्यूल होगा, समझ गए होगे। जब तुम आयोडीन के सॉलिड को माइक्रोस्कोप लगाकर देखोगे तो तुम पाओगे I2 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 I2, हर जगह पर तुम्हें क्या रखा मिलेगा, I2, बोले तो मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। और देखो सॉलिड CO2, CO2 वैसे गैस होती है बच्चों, हाई प्रेशर डालकर हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉलिड CO2 को हम लोग और भी नाम देते हैं, इसे कार्डिक या ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक, CO2 तुम समझ गए हो, कार्बन ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये फर्दर बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जब सॉलिड CO2 को तुम देखोगे तो तुम पाओगे हर जगह पर तुम्हें CO2 रखा मिलेगा। CO2 का एक मॉलिक्यूल, CO2 का दूसरा मॉलिक्यूल, CO2 का तीसरा मॉलिक्यूल, CO2 का चौथा मॉलिक्यूल, CO2 का पांचवा मॉलिक्यूल। और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वॉन्डर वॉल फोर्स। तो हर जगह पर मॉलिक्यूल रखे मिल रहे हैं, तो नाम क्या पड़ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, वैसे यूरिया, बेंजीन, सॉलिड हाइड्रोजन, आइस, सॉलिड इनर्ट गैस, जैसे कुछ भी ले लो, आर्गन ले लो, नियन ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, नेक्स्ट कंडक्शन की बात करें, इंसुलेटर। अबे ना तो सालों के पास इलेक्ट्रॉन है फ्री, और ना इनके पास आयन है फ्री। तो जब आयन और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कंडक्शन तो होगा ही नहीं, इसीलिए कहते हैं इंसुलेटर।
मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं क्योंकि वंडरवॉल फोर्स बहुत कमजोर होता है, जरा सा गर्म करोगे तुरंत लिक्विफाई हो जाते हैं, तुरंत पिघल जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक, अच्छा सुनना बेटा, एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं अपनी 12th वाले बच्चों से कहना चाहूंगा इसको आप अभी छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिए बेटा? जिस दिन आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं है ये, बस केमिकल बॉन्डिंग का टच है। अब उतना घुसेंगे तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाए। वैसे भी मैंने ऑलरेडी 40 मिनट केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ाई आपको, तो इसको आप छोड़ देंगे। केमिकल बॉन्डिंग जिस दिन पढ़ेंगे आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स, कंडक्शन के नाम पर इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तीसरे सॉलिड की, जिसका बच्चों नाम है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का मतलब है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम्स। बोलो क्या होते हैं? एटम। सुनना, कुछ समझाना चाहेंगे, देखना, इसको छोड़ दो। जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन ब्लॉक, तो इस लोहे के टुकड़े में क्या होगा आप बताओ? सर इस लोहे के टुकड़े में Fe के छोटे छोटे एटम्स होंगे जो अपनी जगह पे रखे होंगे, और इन छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है आयरन ब्लॉक। तो जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम। एटम का मतलब जो अकेला। इतना क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेटेलिक सॉलिड की ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बच्चों, एटम, ये अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ देते, जिससे क्या होता है जब इन्होंने अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो बची हुई चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो बची हुई चीज पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरे मेटल में घूमते रहते हैं, इसीलिए जितने भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर। ये तो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, जगह को नहीं छोड़ सकते। तो ये तो अपनी जगह पर फिक्स होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में नाचते रहते हैं, इसीलिए मेटेलिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर। अच्छा बच्चों, जब ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम लोग इनको कहते हैं कर्नल। क्या कहते हैं बेटा? कर्नल। तो एक्चुअली में जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं हम लोग बोल देते हैं कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। आप और अच्छा बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स होते हैं। आप रफली भाषा में एटम्स बोलेंगे और अंदर खोल के बोलना चाहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कर्नल बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? यही देखो मैंने बनाया है, पॉजिटिव चार्ज कर्नल, और ये रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मूव करते रहते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर होता है। लिखा होगा गुड ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरी बात तुमने बेटा, फोर्स क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कुछ नई चीज नहीं है, सुनो तो, माइनस प्लस, और प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। पढ़िए, ए म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब मेरे द्वारा तेरे ऊपर, तेरे द्वारा मेरे ऊपर, कर्नल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
और इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर्नल पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्योंकि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसीलिए मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं। ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब हथौड़ा मारोगे टूटेंगे नहीं, फैल जाएंगे। लोहे को पीटो, मारो हथौड़ा, टूट जाता है क्या? नहीं, फैल जाता है। आयनिक सॉलिड में हथौड़ा मारोगे वो टूट जाता है, बिखर जाता है, तो वो ब्रिटिल होते हैं, ये फैल जाते हैं, मेलिएबल होते हैं। हार्ड वो भी था, हार्ड ये भी है, वहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डक्टाइल, हाँ, ये क्या होता है बच्चों? मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग मेटल के पतले पतले तार बना सकते हैं। आप देखो, ये वायर देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की कोटिंग है ताकि करंट ना लगे, वरना इसके अंदर लोहे का पतला सा तार पड़ा होगा या कॉपर का पतला सा तार पड़ा होगा। तो तार बनाने की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है और ये सिर्फ मेटल के पास होती है। ओके, तो आप शॉर्ट में लिख लेना, मेलिएबल का मतलब फैलना, फैलना मतलब पसर नहीं जाना है बे, फैलना मतलब पीटोगे तो आप फैलेंगे। और डक्टाइल का मतलब तार बनाए जा सकते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, आयनिक सॉलिड से कम होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होंगे। रटो मत, फील करो। मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो वंडरवॉल फोर्स है, दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। अब आयनिक सॉलिड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटेलिक सॉलिड में भी इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है जो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब कैसे तुलना करें कि आयनिक का ज्यादा होगा या मेटेलिक का ज्यादा होगा? फील करो, फील करो, सोचो। ये दो अपोजिट आयन हैं जो अपनी जगह पर फिक्स है, और दूसरा केस है एक आयन तो फिक्स है लेकिन दूसरा आयन भाग रहा है, भाग रहा है। तुम बताओ, जो आयन स्थिर है इनमें लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा या जो मूव कर रहा है उसमें लगने वाला स्ट्रांग होगा? तो कोई बच्चा बता सकता है जो आयन फिक्स है उनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा? यस, जैसा कि होता है आयनिक सॉलिड। कैटायन भी फिक्स होता है अपनी जगह पर, एनायन भी फिक्स होता है अपनी जगह पर। यस, इसलिए आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। जबकि मेटेलिक सॉलिड में आप देख सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड में आप देख सकते हैं एक आयन तो फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज कर्नल, लेकिन दूसरा आयन जो है इलेक्ट्रॉन वो माइग्रेट कर रहा है, तो इनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड से कुछ कम होते हैं। एग्जाम्पल समझी गए होंगे, मेटल्स एंड एलॉय। एलॉय क्या होता है? कुछ नहीं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से अधिक मेटल को जब मिला देते हैं तो उस मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। राइट बेटा? तो आइए फोर्थ वाला पढ़ने जाए, उससे पहले रिवाइज मारेंगे। मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? लाइक चाहे मत करना, कंटिन्यू रखना, ठीक? सुनना, आज हम लोगों ने पढ़ा, पहला था आयनिक सॉलिड। इसको चाहे झांक कर देखोगे माइक्रोस्कोप से, जगह जगह पर आयंस रखे मिलेंगे, जैसे NaCl, CaF2, जिंक सल्फाइड, बोले तो आयनिक सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत हार्ड होते हैं, हथौड़ा मारने पे टूट जाते हैं, मतलब ब्रिटिल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड फेज में आयन फ्री नहीं होंगे, इंसुलेटर। एक्वस फेज में आयन फ्री हो जाएंगे, गुड कंडक्टर। दूसरा सॉलिड था मॉलिक्यूलर सॉलिड।
माइक्रोस्कोप लगाकर देखोगे जगह जगह पर आपको मॉलिक्यूल रखे मिलेंगे, इसीलिए नाम पड़ा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। S8P4, सॉलिड CO2, यूरिया, बेंजीन, सॉलिड इनर्ट गैस एंड सो ऑन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वॉल लगेगा। ये बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये हमेशा इंसुलेटर के तरह काम करते हैं, करंट का फ्लो नहीं होगा। तीसरे सॉलिड थे मेटेलिक सॉलिड, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, और अच्छा अगर बोलोगे तो पॉजिटिव चार्ज कर्नल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कर्नल अपनी जगह पर फिक्स होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसीलिए मेटेलिक सॉलिड आर ऑलवेज गुड कंडक्टर। इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये आयनिक सॉलिड के तरीके हार्ड होते हैं, लेकिन मैलिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे। हथौड़ा मारोगे फैलने लगेंगे और इनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड से कम होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होगा। राइट, अब हम लोग जा रहे हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, कोवेलेंट सॉलिड। सुना बच्चों, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। मेटेलिक सॉलिड में भी एटम थे, और अच्छा बोलो पॉजिटिव चार्ज करना। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स ही होते हैं, न्यूट्रल एटम, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर। और बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक सॉलिड। सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल देखिए तो फीलिंग आएगी आपको। देखिए, अगर बच्चों में डायमंड की बात करूं तो डायमंड क्या होता है? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अभी मैं समझा चुका। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए फिर से 4 कार्बनों से जुड़ते हैं। ये सारे कार्बन अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए फिर से 4 कार्बनों से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से हजारों लाखों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं। यहां पर कोवेलेंट बॉन्डों की संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक सॉलिड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायमंड। ये तो लिखा हुआ है ऊपर, इसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं? डायमंड लिख दे रहे हैं। दिस इज व्हाट? डायमंड। तो कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल बहुत ही लिमिटेड है। जो पॉलीमेरिक होते हैं, जिनमें एक एटम दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है थ्रू आउट द सॉलिड, इस छोर से उस छोर तक सब आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे सॉलिड को कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। ये बहुत बड़ा होता है, पॉलीमेरिक होता है, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड को जायंट सॉलिड भी कहते हैं या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। जानते हो बच्चों, जब आप डायमंड को माइक्रोस्कोप लगाकर देखोगे तो आपको हर जगह पर क्या रखा मिलेगा? कार्बन, 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 कार्बन। तो हर जगह पर आपको न्यूट्रल एटम रखा मिलेगा। ऐसे सॉलिड कहलाते हैं कोवेलेंट सॉलिड। राइट, ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक, सुनना बेटा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी बच्चों बिल्कुल डायमंड के जैसे ही होता है, पॉलीमेरिक। अंतर बस इतना होता है कि यहां पर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और ग्रेफाइट में आप बनाइएगा मत, डिटेल में पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में। यहां पे क्या होता है, एक कार्बन जो है
3 कार्बनों से जुड़ा होता है। ये देखो, एक कार्बन इससे जुड़ा, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा। तो इस प्रकार से ये पॉलीमेरिक होता है, ये ग्रेफाइट होता है। तो जितने भी पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, जितने भी पॉलीमेरिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड। ये ग्रेफाइट हो गया। बच्चों SiO2 सिलिका, सिलिका में बच्चों यही होता है, Si जुड़ता है O से, O जुड़ता है Si से, Si जुड़ता है O से। इस प्रकार से ये जुड़ते चले जाते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड बनाते हैं। ओके, अच्छा बच्चा, अब मेरी बात का ध्यान सुनना। एल्युमिनियम नाइट्राइड भी एक पॉलीमेरिक सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड भी एक पॉलीमेरिक सॉलिड है। इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डायमंड के जैसा होता है। सिलिकॉन और कार्बन अल्टरनेट फैशन में लगे होते हैं। जैसे अगर बनाना चाहूं कहीं पर, ओके, जैसे मान लो यहां बना रहा हूं, सिलिकॉन ये 4 कार्बन से लगा है, फिर कार्बन 4 सिलिकॉन से लगा, बिल्कुल डायमंड के जैसा होता है। ओके बेटा, तो कोवेलेंट सॉलिड आपने पढ़ा, इन्हें जायंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। दे ऑल आर पॉलीमेरिक, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक कोवेलेंट बॉन्ड बनते चले जाते हैं। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल न्यूट्रल एटम होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, हर जगह पर आपको क्या रखा मिल रहा है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। इन्हें कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। सुना बच्चों, चूंकि बच्चों इनके अंदर सैकड़ों हजारों की मात्रा में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनको पिघलाने में नानी याद आ जाती है। हजारों डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी वेरी हाई। ठीक, अब सुनना, कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं, सर कोवेलेंट बॉन्ड तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी था और कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर भी है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम थे और इनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों? बेटा अंतर है, ध्यान से सुनो। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल था, जैसे मान लो CO2, तो उस CO2 के अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड थे बस। दूसरा CO2, इसके अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, वॉन्डर वॉल फोर्स था। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल के अंदर 2, 3 या 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बस, और इन मॉलिक्यूल के बीच में होता है वॉन्डर वॉल फोर्स, जो बहुत ही कमजोर फोर्स है। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड में एक छोर से चलना चालू करो तो दूसरे छोर तक तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलते हैं, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, हो रही बात? अंतर समझ में आया? मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड अंतर है। यहां एक छोर से दूसरे छोर तक कोवेलेंट बॉन्ड ही बने होते हैं हजारों की संख्या में, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक मॉलिक्यूल के अंदर 2, 3 या 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, कनेक्टिविटी टूट जाती है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। राइट? कंडक्शन की बात करें बच्चों, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, ना फ्री आयन दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ग्रेफाइट। ऐसा क्यों होता है अभी मत जाइए, इसमें पी ब्लॉक में हम पढ़ाएंगे कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों होता है। चलो बता देते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4th ग्रुप का है। तो कार्बन क्या कर रहा है, देखिए इस कार्बन ने क्या किया, अपने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया है। चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है
और पूरे इस हेक्सागोनल लेयर पर फैला रहता है, इसीलिए ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि कार्बन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग करते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। जबकि डायमंड देखिए, इसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, चारों इलेक्ट्रॉनों ने शेयरिंग कर ली, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसीलिए डायमंड इज ए इंसुलेटर। ओके, ये लास्ट में हमने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है। कोवलेंट सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2 सिलिका, SiC कार्बोरंडम। बच्चों इसका नाम जानते हो क्या होता है? कार्बोरंडम। बहुत हार्ड होता है, इसे बच्चों कहते हैं सिलिका, मिट्टी। अबे जो मिट्टी होती है जमीन पर, यही होती है SiO2 मिट्टी। तो इनके सबसे ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड वंडरवॉल फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड में दोनों आयन अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मेटेलिक सॉलिड में कर्नल तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने कोवेलेंट सॉलिड भी हमसे पढ़ा। तो आयनिक सॉलिड के एग्जांपल है आयन, जहां पे आयन होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड जहां पे मॉलिक्यूल होंगे, मेटेलिक सॉलिड जहां पे पॉजिटिव चार्ज कर्नल होंगे, बोले तो मेटल्स, एलॉय, और कोवेलेंट सॉलिड एग्जांपल है पॉलीमेरिक सॉलिड, गिने चुने एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, मिट्टी, कार्बोरंडम और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, सब याद हो गया होगा। चलिए एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्लासीफाई फॉलोइंग, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने मन से करेंगे, ठीक है? चलिए मैं करता हूं। K2SO4, हुजूर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आ गया, आयंस होंगे, आयंस अगर है तो हम लोग इसको कहेंगे आयनिक सॉलिड। टिन, टिन लोहे की तरह एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम का मतलब या तो मेटेलिक सॉलिड होगा या फिर कोवेलेंट सॉलिड होगा। तो भैया कोवेलेंट सॉलिड के वही एग्जांपल है पॉलीमर, बस। बाकी कहीं पर भी एटम दिखाई पड़े, आप मेटेलिक सॉलिड मारेंगे, जस्ट लाइक टू आयरन, मेटेलिक सॉलिड जस्ट लाइक टू आयरन। बेंजीन, ये मॉलिक्यूल होता है, C6H6, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होगा, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। यूरिया डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होगा, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अमोनिया डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, सभी का ऑक्टेट पूरा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाटर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, सभी का ऑक्टेट पूरा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिंक सल्फाइड, आपको याद होगा डी ब्लॉक के कुछ मेटल्स में आयंस होते हैं, तो ये हो गया आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट पॉलीमेरिक होता है, हजारों की संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो एग्जांपल हो गया कोवेलेंट सॉलिड। रुबिडियम सिंगल एटम है, और सिंगल एटम का मतलब या तो मेटेलिक या फिर कोवेलेंट। अब कोवेलेंट का मतलब होता है पॉलीमेरिक, तो पॉलीमेरिक तो ये है नहीं, दिस इज ए मेटेलिक सॉलिड। ध्यान रखिए, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको एटम दिखाई पड़ जाए, आप मेटेलिक सॉलिड मारेंगे। कोवेलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी एटम होते हैं, लेकिन वो पॉलीमेरिक होता है, और उसके गिने चुने एग्जांपल आर्गन, एटम, एटम का मतलब मेटेलिक सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड, लपड़ पड़ जाएगा। आर्गन मतलब इनर्ट गैस,
इनका ऑक्टेट पूरा होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इनके बीच में वंडर वॉर फोर्स लगता है, इसलिए दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। स्टार लगा लीजिएगा, बच्चे यहां गलती कर देते हैं, ठीक, गलती हो जाती है बच्चों से। सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम कहते हैं, पॉलीमेरिक होता है, और पॉलीमेरिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इस प्रकार से बच्चों लेक्चर नंबर 2 खत्म हुआ। बेटा ये लेक्चर मेरा प्रयास है बेसिक्स हो, जैसे बच्चों के बेसिक क्लियर हो। जब बेसिक क्लियर होते हैं तो हर चीज समझ में आती है। तो लेक्चर नंबर 2 बच्चों खत्म होता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। नेक्स्ट क्लास होगी सॉलिड स्टेट लेक्चर 3 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल एंड व्हाट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स। ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।